नमस्कार, राशिद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। राशिद में आज हम बात करेंगे हेल्थ सिस्टम का पोस्टमार्टम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की इतनी सख्ती के बावजूद भी मरीज और मरीज घर का हाल क्या है, ये बीते दिनों से लगातार आ रही खबरें बताती हैं। क्या लखनऊ, क्या जौनपुर और क्या अलीगढ़, पूरे सूबे का हाल एक जैसा ही है। स्वास्थ्य सेवाएं वही ढाक के तीन बार। जब जिम्मेदार की बात आती है तो जांच बिठा दी जाती है, लेकिन आम आदमी के हाथ कुछ नहीं लगता। अब तो डॉक्टर्स की काबिलियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीमार को लेकर तीमारदार आखिर जाए तो जाए कहां। आपको बता दें कि सूबे की लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर लापरवाही की पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं डॉक्टर्स ने, या यूं कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो खुद वेंटिलेटर पर हैं। जहां एक और जौनपुर के सुनीता हॉस्पिटल से खबर आती है कि मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कंपाउंडर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है कि वो जान बचाते हैं लोगों की। तो आखिर कैसे डॉक्टर किसी की जान ले सकता है? आपको बता दें कि यहां पर परिजनों ने आरोप लगाया, उसके बाद शव को रखकर प्रदर्शन भी किया। घंटों चल रहे इस बवाल पर स्थानीय पुलिस भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। कोई भी यहां पर उन लोगों की मदद नहीं की गई। अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, सूबे की राजधानी लखनऊ की, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी मिलेंगे। वहां पर आपको बता दें कि जन्म लेते ही डॉक्टर ने नवजात बच्चे को अपाहिज कर दिया। यह खबर है लोहिया महिला एवं शिशु अस्पताल की, जहां पर एसआर डॉक्टर आरती का यह कारनामा सामने आया। ऑपरेशन से जन्मी बच्ची को डॉक्टर ने उसकी टांग तोड़ दी। आपको बता दें कि इस बच्ची को जन्म लेते ही इतना बड़ा दर्द एक डॉक्टर ने दिया है। बता दें कि नवजात बच्ची जो है वो दर्द से कराती हुई नजर आई। बच्ची जूनियर महिला डॉक्टर की डिग्री पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सवाल यह है कि वरिष्ठ चिकित्सक ने इस ऑपरेशन को नहीं किया था। जूनियर डॉक्टर ने यह ऑपरेशन किया, जिसके बाद बच्ची की टांग टूट गई और जिंदगी भर यह बच्ची अपाहिज रहेगी। इससे ज्यादा शर्मनाक कारनामा सूबे का क्या हो सकता है कि राजधानी लखनऊ के अस्पताल का यह कारनामा सामने आया। डिप्टी सीएम ट्वीट करते हैं, डिप्टी सीएम जाकर निर्देश देते हैं कि जाकर जो भी अस्पताल में इस तरीके की कमियां खामियां हैं उनको सुधारा जाएगा, सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। कोशिश भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नाकारा निकम्मे अस्पताल के लोग हैं वो इस तरीके की खबरों को अंजाम देते हैं। ये हमें आपको आज बात करनी पड़ रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बचा लिया जाए, ताकि जो विश्वास बरसों से कायम है डॉक्टर्स पर वो कायम रहे। अगर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो ये कहावत ना रहे बल्कि चरितार्थ होती हुई नजर आए। हालांकि ये कहावत आपको बता दें कि चरितार्थ है भी। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। हाल ही में खबर आई कि मृत व्यक्ति का डायलिसिस किया जा रहा था। इस खबर को हम दो एंगल से भी देख सकते हैं कि मृत व्यक्ति का डायलिसिस किया जा रहा था या डायलिसिस करने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। यह फिलहाल जांच का विषय है। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, मीडिया में उजागर होती हैं, जब हम इस पर बात कर रहे होते हैं, जनता इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही होती है, तब एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। उस हाई लेवल मीटिंग में चेताया जाता है कि अगर ऐसी खबरें सामने आई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस हाई लेवल मीटिंग के खत्म होते ही ऐसा लगता है मानो किसी ने सुना ही ना हो। उसके बाद वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लोग वही काम करने लगते हैं जो अब तक किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसी तमाम खबरें सूबे से अब तक सामने आ चुकी हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि एक और खबर सामने आई श्रावस्ती से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया। लाखों रुपए की दवाओं को और कोविड किट को नाले में फेंक दिया गया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और टेस्टिंग किट भी नाले में पड़े हुए पाए गए। आपको बता दें कि जिम्मेदारों को इसकी जानकारी तक नहीं है। जहां एक और कोविड ने इतनी तबाही मचाई
2 साल तक लोग परेशान रहे, ना जाने कितनों ने अपनों को खोया। और आज उस कोविड किट को और जो दवाइयां हैं कोविड से जुड़ी हुई उनको नाली में फेंक दिया गया, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको नाली में फेंक दिया गया। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिम्मेदारों को इसकी जानकारी नहीं है। जिले के ड्रग वेयर सेंटर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा ही हाल है, जहां से एक बदहाल तस्वीर सामने आई, जहां अस्पताल के अंदर खूब अंधेरे के बीच टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीज का इलाज करते हुए दिखाई दिए। यह घटना अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जहां पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में महिला मरीज का इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये खबर नई नहीं है, सूबे की ऐसी जगह जगह से तस्वीरें आती है जहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जाता है। एक और तस्वीर ये हम आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं उनको नालियों में फेंक दिया गया। कोविड किट को नाली में फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया ये जिम्मेदारों को नहीं पता। जब ये वीडियो आया सामने उसके बाद इस पर जांच हुई और तरह तरह के जो बयानबाजी है वो करते हुए यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो नजर आए। आपको बता दें कि सूबे के हाल जो है वो फिलहाल बहुत ज्यादा बदहाल है। जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये बच्ची जिसकी टांग जैसे ही इस बच्ची को ये इसका जन्म हुआ इसकी टांग तोड़ दी गई। अब ये बच्ची जीवन भर नहीं चल पाएगी। इस तरीके की तस्वीरें जब सूबे से सामने आती हैं तो ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पर आज भी हमें और आपको इस पर विचार करना पड़ रहा है या इस पर बात करनी पड़ रही है। कंपैरिजन किया जाता है कि हम अन्य देशों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बना दिया गया है। ये हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जान बचाने वाले मौत के दूत बन गए हैं और पैसों की हवस ऐसी है कि मुर्दे व्यक्ति का भी डायलिसिस कर दिया जाता है। बिल बढ़ाने के लिए तब तक व्यक्ति की मौत की खबर परिजनों को नहीं दी जाती जब तक उनका कोटा ना पूरा हो जाए। है ना ये शर्मनाक तस्वीरें। डिप्टी सीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पर लगाम लगाई जाए। जिला अस्पताल की तस्वीरें ऐसी सामने आती है। जिला अस्पताल सरकारी अस्पतालों में लगातार ऐसे देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है यहां पर एम्बुलेंस जो है किस तरीके से घोड़ा गाड़ी में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि इस तरीके से मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई। शर्मनाक ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर सतरूपा जी जुड़ी हुई है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और अजय कुमार सिंह संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पीड़ित पक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में रजनीश जी आपसे करना चाहूंगी, जो लखनऊ की हमने आपको खबर बताई जहां पर एक नवजात बच्ची की टांग तोड़ दी गई। जूनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। रजनीश जो हैं वो परिजन हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। रजनीश जी स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी बच्ची कैसी है और आप बच्ची की क्या लगते हैं। सबसे पहले तो हम पिता हैं बच्ची के जी। तो आपकी बच्ची कैसी है फिलहाल? अभी तो ठीक है मैम। ठीक है रजनीश जी, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और एक सेकेंड, हमारे साथ अजय शंकर त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, सीएमएस लोकबंधु अस्पताल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय शंकर त्रिपाठी जी। आपसे भी आगे बातचीत करेंगे। अपनी बात को पूरा कर सकते हैं रजनीश जी। मैम 10 तारीख को मैं सुबह अपनी पत्नी को दिखाने गया तो मुझे क्या बोला गया कि आप जांच करा करके आइए जी। एक्सरा कराना था तो मैं एक्सरा करा करके आया तो तुरंत उन्होंने लिख दिया उसके लिए एडमिट के लिए जी। एडमिट के लिए लिख दिया तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम एडमिट कर लेंगे। तो हमारी पत्नी को वही 12 बजे के आसपास ये लोग अपना जहाँ ये लोग ऑपरेशन करते वहां बैठा लिए। बोले कि क्या नाम कुछ खाए पिए नहीं, खाना नहीं है तो और 3-4 घंटे का उसमें गैप होता है। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, पूरा दिन बैठा रखे, पूरा रात बैठा रखे, ना उन्हें कुछ खिलाया, ना उनका ऑपरेशन किया, ना कुछ किया गया। और 10 को ही हमसे साइन करा लिया गया था ऑपरेशन वाले उस पे लेटर पे, लेकिन ऑपरेशन 10 को नहीं किया गया। 11 तारीख को सुबह 8:30 ऑटोमेटिक लोग ले गए और ऑपरेशन कर दिए, हमको बताया भी नहीं, बिना किसी जानकारी के ऑपरेशन कर दिया गया।
कौन से अस्पताल का ये मामला है, जरा ये भी क्लियर करिएगा। ये 200 बेड वाला लोहिया वालों का अस्पताल है, ये इकाना स्टेडियम सामने। ओके ठीक, कंटिन्यू करिए। तो मैम मैं अपने रिलेटिव को भेजा कि देखिए भाई पता नहीं चल रहा। अच्छा, हमको मिलने भी नहीं दिया पूरा दिन, ना पूरी रात मिलने दिया गया। दूसरे दिन जब हम पता लगवाते हैं तो पता चलता है कि पिटिया हो गई है और आप क्या नाम है, इसका पैर टूटा हुआ है, आप इसको लेके जाइए तुरंत उसके दूसरे वाले लोहिया पे और इसका प्लास्टर करवाइए। अच्छा, हम बहुत परेशान हो गए। हम मतलब क्या बताएं किस तरह, पहली बार हम पिता बने हैं और हम बहुत परेशान हो गए। तो हम उसको तुरंत और इनके पास नहीं थी, तुरंत मुझसे बोला गया कि आपका गाड़ी है। मैंने कहा हाँ मेरे पास कार है। फिर मैं अपने क्या नाम है अपनी कार से गया और वहां पर मैंने प्लास्टर करवाया और प्लास्टर लगभग 1-1.5 घंटा वहां वेट किया, तब मुझे प्लास्टर कराना मिला। बिटिया प्लास्टर कराया और मेरी बिटिया तब क्या नाम लगभग बहुत देर भूखी रही। भाई मैं लेके गया था, पत्नी मेरी तब ऑपरेशन से बाहर ही आई थी, तो बहुत मैं परेशान हुआ। उसके बाद भी उसका प्लास्टर छूट गया जी। रात में प्लास्टर छूट गया। दूसरे दिन फिर मैंने रिक्वेस्ट की, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर कोई टीम जांच के लिए आई, तो मैंने उनके सामने कहा मगर सर ऐसी समस्या है और हम बहुत परेशान हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। फिर वहीं पे जो भी जांच करने लोग आए, इनको जो भी डांट लगाए हों, फिर मेरे पास यहाँ वहाँ के जो हेड हैं वो आए, बोले कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं किया। कोई भी किसी प्रकार कोई मदद नहीं किया। फिर तीसरे दिन हमारे पास हमारे जितने रिश्तेदार हैं, मित्र यार हैं और न्यूज चैनल के भाई हैं हमारे, आए, हमसे बात किए। उसके बाद ये लोग एक्शन पे आए। उसके बाद फिर इन्होंने क्या नाम है बोला कि हम वो करा देंगे आपको, क्या नाम हम वहाँ भिजवाएंगे, ऐसे वैसे कहते रहे। कोई किसी प्रकार कोई मदद नहीं किया हमारी। हम बहुत परेशान रहे 3-4 दिन। और कल जब हम डिस्चार्ज करा के आ रहे थे तो डिस्चार्ज लोग कर नहीं रहे थे, बोल रहे थे इसमें लिखिए कि क्या नाम है मुझे कोई आपत्ति नहीं है अस्पताल से और मेरा इलाज सही से हुआ है। इन लोगों ने क्या नाम जबरदस्ती मुझसे लिखवाया, तब डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज कर नहीं रहे थे। मैं बोला कि मेरी पत्नी का मतलब आपको हो गया डेड, कोई दवा भी नहीं चल रही है और कोई डॉक्टर देखने भी नहीं आ रहा है, तो बिटिया का प्लास्टर लग गया है, अब मैं किसी तरह उसका इलाज तो कराऊंगा। तो मुझसे बोले कि आप इसमें लिखिए कि मुझे किसी प्रकार से कोई आपत्ति किसी से नहीं है, अस्पताल प्रशासन से, और सब मुझसे जबरदस्ती लिखाया गया तो मुझे लिखना पड़ा। मैंने लिखा, फिर मैं उसके बाद छुट्टी करा के चला आया। ठीक है रजनीश जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास और इस पर आगे हम इस विस्तार से बातचीत भी करेंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके आसपास भी अगर अस्पतालों में इस तरीके की चीजें होती हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मुद्दे पर। मनीष श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहूंगी मैं। मनीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मनीष श्रीवास्तव जी, इस तरीके की घटना सूबे की राजधानी से सामने आ रही है, तो सूबे के अलग अलग जिलों की तो हम क्या ही बात करें, और लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके की घटना आना काफी शर्मसार कर देता है, क्योंकि डिप्टी सीएम भी यहीं से आते हैं और डिप्टी सीएम लगातार कहते हैं कि इस पर लगाम लगाई जाएगी, लूट घसोट जो है वो अस्पतालों में नहीं की जाएगी। इस तरीके की जो चीजें अस्पतालों में होती हैं, अभी एक खबर आई कि मृत व्यक्ति का डायलिसिस किया जा रहा था, तो ये शर्मसार करती हैं खबरें। कैसे इस पर रोक लगेगी? डिप्टी सीएम के इतना कहने के बावजूद भी क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? हमारी फोटो नहीं आ रही। मनीष श्रीवास्तव जी अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम का अगर कार्यकाल देखें तो अभी बहुत शॉर्ट पीरियड हुआ है, 3 से 4 महीने का ही। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है लगातार योगी सरकार पिछले कई सालों से ये काम कर रही है, इसी तरह स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ रही है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं या जो नर्सिंग स्टाफ आ रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ आ रहा है, उसको जो क्वालिफिकेशन मिली है, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन कह लीजिए वो नहीं मिल रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो आप संस्थान में भर्ती करते रहिए, आएंगे लोग इसी तरह ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद पैर फ्रैक्चर करेंगे बच्ची का, फिर कह देंगे कि हमारी तरफ से सब हुआ। बच्चा बड़ा क्रिटिकल पोजीशन में था। उस दिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन हमारे के न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया, रात में 10:30 बजे मेरे पास फोन आता है लोहिया संस्थान के जो मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर जैन का। बोले मनीष जी बच्चा टेढ़ा था, बच्चा बड़ा क्रिटिकल पोजीशन में था, बाहर निकलने की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा साहब मैं 15-20 साल से खाली मेडिकल इवेंट देख रहा हूँ, मुझे ना बताइए कि क्रिटिकल था। अगर ऐसा कुछ था तो आप उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या कोई डिलीवरी के पहले की कोई ऐसी रिपोर्ट दीजिए जिसमें आपको लग रहा हो कि बच्चा बड़ा क्रिटिकल पोजीशन में है, बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था, आपने सिजेरियन करवा दिया।
बोले नहीं नहीं वो बात नहीं थी। और जब ऑपरेशन, हमने कहा सिजेरियन का मतलब ही यही होता है कि बच्चा क्रिटिकल पोजीशन में करे, अल्टीमेटली आप सिजेरियन कराइए और बच्चे को दोनों हाथ से गोद में उठा करके बाहर निकालिए। हमने कहा ये सब तो किया नहीं डॉक्टर ने तो उसको खींचा, किसी भी तरह खींचा, उसकी फीमर बोन टूट गई। यशी आपको बता दें, फीमर बोन जांघ वाली होती है हड्डी, जांघ जहां पर लोड होता है पूरा सारी शरीर का। और जब बच्ची की बोन टूटी, वो बोन अब ग्रोथ अगर आप गई है तो उस तरह की ग्रोथ शायद ना हो पाए, क्योंकि हमारी तमाम सीनियर डॉक्टर से भी बात हुई, उन्होंने कहा फीमर बोन है, अगर ईश्वर ना करे ऐसी कुछ हो, लेकिन फीमर बोन की ग्रोथ में टाइम लगेगा। और इस तरह की लापरवाही उसके बाद लीपापोती की जाती है। डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं साहब, मैंने तो बहुत अच्छे से किया, एक तो जान बचा ली मरीज के ऊपर से आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर तो सब कुछ होता है उस समय। अगर गलत हो गया, अभी आप डॉक्टरों से बात करिए, आधे डॉक्टर ये कहेंगे अरे मीडिया तो ऐसा है, मीडिया वैसा है, लेकिन जिसके परिवार पे गुजरती है यशी, ये वो बेहतर जानता है। बिल्कुल, परिवार चाहे डॉक्टर का हो चाहे जिसका हो, वो खुद जानता है। और डॉक्टर भी मन ही मन ये जानते हैं कि हम इसको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के आगे कैसे बोलते हैं भाई, बेइज्जती की बात है। तो ये कुल मिलाकर के सारे फैक्ट्स हैं, तमाम आप कर लीजिए, सेवाएं कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, जब तक आप क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे। आप देखिए जिलों में, मतलब सबको तो लाइसेंस बांट दिया उन्होंने, नर्सिंग होम खोल लीजिए, आप पैरामेडिकल स्टाफ वो खोल लीजिए, नर्सिंग ट्रेनिंग खोल लीजिए, फार्मासिस्ट बना दीजिए, गली गली ऐसे खोल दिए जैसे लग रहा है कि हम अपनी चिकित्सा सेवाएं नहीं बेहतर कर रहे हैं, गली में दुकानें खोल करके परचून की दाल चावल बेच रहे हैं। ठीक है मनीष जी, देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं ये, जिन पर विस्तार से बातचीत जरूर होनी चाहिए, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर ए के शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स-सीएमओ है। ए के शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, और चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और मैं यहाँ पर हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी अजय कुमार सिंह जी का। अजय जी, जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिल रही हैं। कई परिजन ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं कि ठीक तरीके का इलाज न मिल पाने की वजह से मौत हो गई। अभी हाल ही में एक खबर आई कि महिला की मौत हो गई जहां पर कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू करिए। ये बता दें आपको कि पिछले 3 से 4 महीने में जो है ऐसी दर्जन भर मौतें हुई हैं, और दर्जन भर मौतें ये इस डॉक्टर और कंपाउंडर की लापरवाही से होती है। कारण है कि इनके पास अभी तक जो है जितने अवैध नर्सिंग होम जो है, जिसमें तमाम तरीके की किसी चीज फैसिलिटीज नहीं है, तमाम जो है अनट्रेंड स्टाफ है, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के हैं, तो ये जो है डॉक्टर समय पे उपलब्ध नहीं रहते हैं, और फिर इसका जब गंभीर और पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज जो है अनट्रेंड जो है जो सब स्टाफ होते हैं वो करते हैं। ये इनकी लापरवाही जो है ये डॉक्टर जो है न रहने की वजह से होती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और आपको बता दें कि पिछले जब से जो है सरकार 2.0 की बनी है योगी सरकार, तब से 3 से 4 बार जो है डिप्टी सीएम जौनपुर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके से जो है नर्सिंग होम में जो है मौत होना, ये अपने आप में जो है एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है स्वास्थ्य विभाग पर। और स्वास्थ्य विभाग से जब हम बात करते हैं, जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो या जो है उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, तो उनका साफ कहना है कि हम तो जो है अपने तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन जो है ये जो नर्सिंग होम है इनके जो है जिस तरफ से लाइसेंस बांट दिए गए, जिस तरीके से जो है अभी शहर में 400 से 500 के करीब हॉस्पिटल है, लेकिन इन पे रजिस्ट्रेशन अगर जब हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से जानने का प्रयास करते हैं तो उनके यहाँ जो है सिर्फ 35 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है। ये अपने आप में आप सोच सकती हैं कि कितनी बड़ी जो है लैक है स्वास्थ्य विभाग का, कि जो है इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस तरीके की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। मैं ए.के. शुक्ला जी आपका रुख करना चाहूंगी, एक्स-सीएमओ है। इस तरीके की खबरें जो लगातार सामने आ रही हैं, झोला छाप डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रेंज में बढ़ गए हैं, साथ ही साथ इस तरीके की खबरें आना कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके प्राइवेट नर्सिंग होम है, जिसकी वजह से वो उपलब्ध नहीं रहते अस्पतालों में, और उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडर इलाज करते हैं। ऐसी खबरों पर क्या कहना चाहेंगे आप? रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बना है कि जितने भी नर्सिंग होम है प्राइवेट, उन सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सीएमओ कार्यालय में, और रजिस्ट्रेशन में उनको जितने भी डॉक्टर हैं उनकी डिग्री वहां पर शो करनी चाहिए। सीएमओ को भी लाइसेंस जारी करना तो पहले जो जो सुविधाएं वो दे रहे हैं उसके बारे में आवश्यक
सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, ये इंश्योर करना चाहिए। ये मैं भी देख रहा हूँ, इवन सरकारी अस्पतालों में स्थिति है, जो कुछ लोग हैं नाम न बताने के शर्त पे कहते हैं कि साहब हमारे डॉक्टर नहीं, नए लोग आ नहीं रहे हैं। पहले 60 साल से रिटायरमेंट किए, फिर उसको 62 कर दी, अब 65 कर रहे हैं, कल परसों को 70 साल करने जा रहे हैं। आप भी उम्मीद सोचिए कि 70 साल के डॉक्टर से आप कैसे उम्मीद करते हैं, वो भी बीमार होगा, उसकी समस्याएं होंगी। तो इसको सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि इतनी अच्छी तनख्वाहें ऑफर होने के बाद भी डॉक्टर सरकारी सेवा में क्यों नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट सेवा में क्यों जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शुक्ला जी, आप क्योंकि काफी वरिष्ठ है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली, मैं जानना चाहूंगी। मेरा इस बारे में यही सोचना है। अक्सर लोग आते हैं, बात करते हैं कि भाई डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर कमी है, जिसकी दूरी सरकार को करना चाहिए। और डॉक्टर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इस पे उनको ऑडिट कराना चाहिए कि भाई डॉक्टर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये गंभीर बात है। अब कई बार मैं देखता हूँ लखनऊ में आसपास जगहों पर जो डेथ्स होती हैं, जैसे आप ये बच्चे की फीमर टूट गई जहाँ की, इसमें अगर आप डाटा निकालें तो अब कम से कम नॉर्मल डिलीवरी और सीधा डिलीवरी का रेशियो करीब बराबर है। बहुत से लोग जब जल्दी या पेनलेस डिलीवरी के लिए वो सीधा करा लेते हैं। बहुत से लोग आजकल अंधविश्वास में पढ़ करके तारीख और दिन तय करके आते हैं कि साहब फला बाबा जी ने बताया, फला तारीख करिए। लेकिन कभी ये समस्या नहीं होती। ये तभी होती है जब अनस्किल्ड हैंड से बच्चे को निकाला जाता है, और वरना ऐसे कोई सवाल ही नहीं। जब आपने सीजर कर दिया, पेट खोल दिया, अंदर यूट्रस खोल दिया, तो बच्चा ऊपर रखा होता, तो उसमें जोर लगाने की कोई बात ही नहीं बनती। अब ये लोग क्या बताते हैं, जांच में क्या कहते हैं, ये कौन टीम जांच करती है, वो किसके प्रभाव में है, ये देखने की बात है। और जांच करने वालों की अपनी मानसिकता है जी, जो सही तथ्य पब्लिक के सामने लाए या शांत हो जाए किन्हीं कारणों से। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। शत्रुपा जी क्या कहना चाहती है पूरे इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं? ना सिर्फ एक खबर, ये तो एक खबर अभी क्योंकि लेटेस्ट है, इस वजह से इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इस तरीके की खबरें कमी नहीं है हमारे पास सूबे में। अगर हम उठाकर हर जिले को देख ले, 75 जिलों में, तो मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 250-300 खबरें ऐसी आपको मिल ही जाएंगी। अनम्यूट करें शत्रुपा जी। देखिए यशी जी, मानवीय रूप से ये बेहद संवेदनशील घटना आई है। चूंकि स्त्री हूँ इसलिए अंदर तक हिल गई हूँ। मैं उस दौर पे अगर निगाह डालूं कि जो अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा प्रसव होते थे, उसी की रोकथाम करने के लिए, क्योंकि जच्चा बच्चा मृत्यु दर बहुत थी भारत में, तो अस्पतालों की ओर और सुरक्षित प्रसव की ओर बहुत कार्य किए गए, बहुत बड़े बजट लाए गए, बहुत डॉक्टर प्रशिक्षित किए गए। लेकिन हालांकि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकारी सेवा में नहीं आना चाहते, तो वो एक अलग विषय है, उस पर जरूर गौर करना चाहिए। आज का ये विषय बहुत भयावह है, और ये कहीं ना कहीं उस लापरवाही, ये जो लापरवाही हुई है रजनीश जी की पुत्री के साथ, ये लापरवाही कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों की ओर शोषित होने की स्थितियों को बढ़ावा दे देती है। लोग निजी हॉस्पिटल की ओर भागना चाहते हैं अपने प्रेग्नेंट महिला को लेकर। उनको लगता है कि यहाँ विशेष ध्यान दिया जाएगा और हमारा प्रसव बहुत सुरक्षित होगा। और निजी मामले तो आप समझती ही है कि वो धन का कितना शोषण होता है वहां पर। जब सीधे सीधे सरकारी व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था को धक्का बताया जा रहा है, जब आम आदमी अपनी जान बचाने के बजाय भले अपनी जमीन जायदाद बेचना पड़े, वो अपने जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरीके से निजीकरण की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी इस पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ा दाग लगता है। आज हालांकि ये घटना बहुत ही भयावह, बड़ी दुखद हुई है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उसकी जांघ की फीमर हड्डी में ही परेशानी आई है। लेकिन एक स्त्री होने के नाते और अपनी साइंस पर और डॉक्टर और अपने मेडिकल सिस्टम पर, विज्ञान पर बहुत भरोसा रखते हुए मैं रजनीश जी को यहाँ से एक सांत्वना देना चाहूंगी कि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो वो बहुत पॉजिटिव रहे। ये बच्ची बहुत दौड़ेगी, चलेगी, बहुत अपने आकाश छुएगी। पहले तो वो इस वक्त बिल्कुल ये मन में रख ले। अब बात आती है कि ये प्री प्लान बच्चा होना चाहिए था। अगर ये ब्रीच बेबी है
जब ब्रीच बेबी होता है, जब हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड लगातार होते हैं, आखिरी के समय में जब 2 महीने बचते हैं तो 15-15 दिन पे होते हैं, फिर एक एक हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड पे तो पूरा क्लियर हो गया था कि बच्चा ब्रीच बेबी है। ब्रीच बेबी प्री प्लान किया जाता है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जब यूट्रस ओपन कर दिया गया तो बच्चा रखा हुआ मिलता है। ये किन हालातों में हुआ ऐसा कि बच्चे की आपने उसको विकलांगता की ओर ढकेलने का एक मूर्खता जो की है, मुझे लगता है ये बख्शनी नहीं चाहिए। हालांकि इस बच्ची को बहुत सारी शुभकामनाएं, ये बच्ची बहुत बेहतर चलेगी, लेकिन ये जिन्होंने भी खिलवाड़ किया आज, ये अभी मैं जब रजनीश जी को सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, आपके भी खड़े हो रहे होंगे। एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी कितनी घर में दिक्कतें आती हैं। एक जो बताया जा रहा है कि बच्ची का उन्होंने प्लास्टर कराया, बच्चे हाथ पैर चलाते हैं, छोटे बच्चे, प्लास्टर उधड़ गया। ठीक है, सदन का पोस्टमार्टम अजय शंकर त्रिपाठी जी का रुख करना चाहूंगी मैं, सीएमएस है लोकबंधु अस्पताल से। अजय शंकर त्रिपाठी जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी ऐसे मामलों को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? अजय शंकर त्रिपाठी जी अनम्यूट करें। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू हाँ, करिए। ये बड़ा संवेदनशील विषय है जो आप लोगों ने इस विषय को उठाया है, और ये निश्चित ही रूप से बहुत ही झकझोर देने वाली चीज है। इस पर विधिवत जांच होनी चाहिए, एक जांच करके, और जो भी गलत हुआ है या क्या है उसको देखना पड़ेगा एक कमेटी बना के, और निश्चित रूप से वो लोग कमेटी बना के जांच भी कर रहे होंगे, और पीड़ित को इसके लिए सांत्वना दी जा रही है। डिसलोकेशन हुआ होगा उसमें, लेकिन जहां से भी हुआ है उसको दुरुस्त करना चाहिए, और भविष्य में इस तरीके की गलती ना हो वो भी देखना होगा, लेकिन एक जांच हो जाना चाहिए कि जांच के बाद से चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, अजय शंकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक को बैन किया जाएगा, एक लिस्ट तैयार की जाएगी और तमाम चीजें, और साथ ही साथ चूंकि अब क्या होने लगा है, सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो वहां पर चले जाते हैं और यहाँ पर अस्पतालों में कमी हो जाती है। इस तरीके की चीजों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सीएमएस से, इसलिए मैं आपसे इस तरीके की बात पूछ भी रही हूँ। देखिए, डिप्टी सीएम सर का सघन निरीक्षण हो रहा है, हर जिले में वो जा रहे हैं, और इसका विशेष रूप से रखा है, और उसी क्रम में लखनऊ में इस तरह की कवायद हो भी रही है कि हर सीएससी प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वो झोला छाप डॉक्टरों की लिस्ट बनावें, और चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे इस पर रोक लगेगी, और निश्चित रूप से ये सही दिशा में चीजें होंगी। अजय जी, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी रजनीश जी ने बताया कि उनसे लिखवाया गया है कि आप ये लिख कर दो, हम तब आपकी बच्ची को डिस्चार्ज करेंगे, कि अस्पताल की जो भी चीजें थी मैं उनसे संतुष्ट हूँ, और तमाम चीजें जो भी रजनीश जी ने बताई। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? कैसी कार्रवाई होगी, कैसे जांच होगी जब पहले आप लिखवा ले रहे? नहीं, ये तो गलत है, और इस लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। रजनीश जी सही किए कि वो लिख के चले आए, इस लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि दबाव में लिखा गया होगा। ऐसा लिखने का कोई विषय नहीं उठता है। हाँ, पेशेंट फीडबैक का फॉर्म दिया जाता है। हर अस्पताल आजकल, हम लोग का जैसे अस्पताल है, जो भी क्वालिटी से है, एनक्वास्ट है या एनएबीएच हॉस्पिटल है, उनका फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। उस फीडबैक पर मरीज जो है अपने आप लिखता है। इस जो इनसे लिखवाया गया है उस लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, और वो फीडबैक फॉर्म पे जरूर जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है। और जैसे हम लोग का जो जिला अस्पताल है, इसमें मेरा अस्पताल करके एक कॉलम है, उसे सेंट्रल की टीम पूछती भी है लोगों से कि उस अस्पताल के डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है, नर्सेस का व्यवहार कैसा है, और उस पर बाकायदे नंबरिंग होती है, और यही नंबर कायाकल्प में और इनक्वास्ट की जो हम लोग की जुड़ती है उसमें जुड़ता है वो नंबर। और इस तरीके से लिखवाना तो खैर अगर लिखवाया गया तो वो गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, राजेश जी, आपको सपोर्ट किया गया जब एक घटना हुई, तो किसने आपको सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया? हमारे कुछ लोगों ने, क्या नाम है, हमारी मदद की, और न्यूज वालों ने, तो आज हमें कुछ जो हमें निर्णय लगा कि जब तक न्यूज वाले हमारे ये मुद्दा उठाते हैं ना, तब तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। एक भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। यहाँ तक कोई स्टाफ हमसे बात तक करने नहीं आया कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
जब लोग न्यूज वालों ने मुद्दा उठाया, उसके बाद वो लोग बात करने आए, तो मैंने उनसे ये बोला भी कि 2 दिन हो गया है, आप लोग किसी प्रकार कोई हालचाल भी लेने नहीं है, बच्ची हमारी कैसी है, उसके कैसे आप इलाज करा रहे हैं, दूसरे संस्थान भेज रहे हैं, कैसा है, कोई किसी प्रकार कोई व्यवस्था पहले उन्होंने कोई कुछ नहीं दिया। जब न्यूज वालों ने उठाया मुद्दे को, तब वो लोग मदद करने के लिए आए थे। ठीक है, मनीष श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहते हैं? सूबे की इस बदहाल व्यवस्था को कैसे सुधरेगी, ये तो बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि इस तरीके की खबरें जो सामने आ रही हैं और इस तरीके का एटमॉस्फेयर जो अस्पतालों में अब देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत कष्टकारी है। और जैसे कि अभी शत्रुपा जी कह रही थी कि लोग सरकारी अस्पताल इसी वजह से नहीं जाना चाहते हैं और इसी वजह से वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में चूंकि इतना ज्यादा पैसा लिया जाता है, इसलिए मजबूरी वश ही लोग सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं। मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ देश में कुछ जगहों पे सरकारी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को इसमें विपरीत मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे खाली नाम ही नाम के लिए गवर्नमेंट कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल, आप तमिलनाडु में आइए, सरकारी हॉस्पिटलों को देखिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ये खाली सेल्फी और उनके लिए होते हैं। जैसे गुजरात का कांड देखे, हॉस्पिटल कुछ नहीं था, लेकिन पीएम जाने के पहले उसको बनाया गया। कहने का मतलब मेरा दूसरा है कि यहाँ पे जो आदमी है उसकी पहुंच ही नहीं है। आज 66% आदमियों की पहुंच यूपी में आप देखिए डॉक्टरों की पहुंच रही है। दूसरी बात, यहाँ जो डॉक्टर्स है उनको उनकी सैलरी जो मिलती है, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो पढ़ाई वो करते हैं उसके लिए सरकार कोई सहायता नहीं करती है। खुद ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमको करोड़ों रुपए खर्चा करने पड़ते हैं, हम कहाँ कमाएंगे। उनको सरकारी नौकरियों में, सरकारियों में कुछ नहीं दिया जाता है। आज सरकार जो चाहती है वो करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास वर्क फोर्स नहीं है। डॉक्टर्स भी है, पढ़ के जो निकलते हैं उनको अच्छी नौकरियां नहीं दे पाते हैं। उनको बोलते हैं गाँव में जाके काम करिए, वहाँ उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं है। दवाइयों की भी यहाँ पे जो देखिए नकली दवाइयाँ है, मैंने कहने का मतलब है जो हमारा तंत्र है, जो गवर्नमेंट है, आप अभी बारी बारी एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे डिप्टी सीएम साहब जाते हैं तो वो उनका निर्देश है। क्या वो भगवान है जो उनका निर्देश है सब सुनेंगे? अरे वो क्या कर लेंगे उसमें? अधिकारी नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर अच्छे नहीं है, क्या करेंगे उसमें? उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके पास में गरीब जनता जो है वो हाय करती रहती है, नहीं डॉक्टर साहब मेरे को देख लीजिए, लाइनें लगी रहती है, वहाँ पे टूटे फूटे हॉस्पिटल पड़े हुए हैं। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में और अपनी बात रख सकते हैं आप। गिरीश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। लगता है गिरीश जी से संपर्क टूट गया है। चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो। मनीष श्रीवास्तव जी जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दीजिए, अनम्यूट करें। ये प्रश्न आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक दिन की या कोई एक पर्टिकुलर व्यवस्था गिनाने से सुधरने वाली स्थिति नहीं है। सबसे बड़ा इसमें सवाल ये उठता है, जो मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लड़कों को, छात्रों को MBBS करा रहे हैं, MD करा रहे हैं, उनकी फीस के बारे में कभी सरकार ने सोचा? 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक ये डिग्री हासिल करते हैं। जब 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर डिग्री हासिल कर रहा है तो वो आपकी क्यों सुनेगा? वो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल करके दुकान चलाएगा। तो ये एक दिन की नहीं है। प्राइवेट आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए फार्मेसी की डिग्री बांट रहे हैं गली गली, नर्सिंग होम के लिए नर्सिंग, BSc नर्सिंग आप कर लीजिए जहां से मन हो। कोई एक मैं पूरी तरह से चारों तरफ से शिकंजा जब तक नहीं कसेगा इनके ऊपर, आप डॉक्टर के खिलाफ कुछ करिए, वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ले आते हैं, कहते हैं मेरी सुरक्षा करिए, मेरे ऊपर तीमारदार हमला कर देगा। तो आप सब कुछ डॉक्टर की जब सुनेंगे तो डॉक्टर पे आप लगाम कहाँ लगा पाएंगे? सब कुछ आप डॉक्टर के मन की कर रहे हैं। तीमारदार भटक रहा है, उसके लिए क्या है? कोई मन होता है अल्ट्रासाउंड का 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। कहीं आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार को सबसे पहले तो एक नियम बनाना चाहिए, सारे नर्सिंग होम के रेट एक हों। सारे नर्सिंग होम में अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो सबका जो खर्चा आ रहा है वो लगभग एक हो। किसी में आप 20,000 ले रहे हैं, कहीं पे आप 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं।
तो आप खुद डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको कैसे सुधार सकते हैं आप। जांच आप उसी लोकल डॉक्टर से कराएंगे, वहीं का हॉस्पिटल वाला जांच करेगा, जांच रिपोर्ट दे देगा अपने फेवर में पेशेंट डॉक्टर के खिलाफ आप कार्रवाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, ये जो बड़ी समस्या है कि ये जो अस्पतालों में लूट घसोट भी चलती है कि अल्ट्रासाउंड के मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, एक रेट निर्धारित किया जाता है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। चाहूंगा कि जो अभी कहा हमारे पूर्व वक्ता ने, सरकार को आगे बढ़ करके सभी एक्सरे अल्ट्रासाउंड के रेट्स तय कर देने चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पताल में, सरकारी में कुछ कम होते हैं, प्राइवेट में कुछ ज्यादा होते हैं, जिससे और हर जगह बोर्ड लग गया है जिससे लोग ज्यादा पैसे न चार्ज करते हैं। मैं खुद ये देखता हूँ बहुत से जगह अल्ट्रासाउंड का 2000 लेते हैं, 1500 लेते हैं, बहुत जगह 800-700 रुपए लेते हैं। तो डिस्पैरिटी तो है, और ये डिस्पैरिटी ऐसा नहीं कि सरकारी जानकारी में नहीं। सरकार को कदम उठाने चाहिए, माननीय मंत्री जी को चाहिए कि कदम उठाएं, जिससे कि जो लोग इस तरीके काम कर रहे हैं उन पर लगाम लगे। जो गरीब आदमी जिसका मरीज बीमार है, हाथ पैर टूटा है या वेंटिलेटर, वो कहाँ दौड़ेगा भाई, वो कहाँ दौड़ेगा। ठीक है, ए.के. शुक्ला जी वापस आएंगे। गिरीश शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। आऊंगी मैं इसके बाद शत्रुपा जी आपके पास। गिरीश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। ये बहुत ही दुखद दिखाई पड़ा, बच्चे का इस तरह से ऑपरेशन के दौरान पैर टूट गया। तो अब ये बोल रहे हैं ठीक नहीं हो सकता है, तो हमारी यही दुआ है कि ये ठीक हो जाए। और इसमें क्या है कि अभी मैहर के 40 किलोमीटर दूर किसी स्थान के बारे में किसी न्यूज चैनल पे दिखा रहे थे, कोई हनुमान जी का सिद्ध स्थान है वहाँ सब हड्डी टूटे ही मरीज लाए जाते हैं, और जो वहाँ जाता है उसकी हड्डी जुड़ जाती है, ऐसा दिखा रहे थे आपके किसी न्यूज चैनल पे अभी 2-4 दिन पहले। ये पता कर लें, और मैहर के पास जो स्थान है वहाँ बच्चे को ले जाए, दुआ भी कराएं। इसके बाद इसका खर्चा जो है बंगलौर में, दिल्ली में, जहाँ कहीं भी इलाज हो सकता है, इसका खर्चा सरकार कम से कम इन्हें आर्थिक मदद करे, और इनका वहाँ पे ऑपरेशन या खर्चा से किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। ये मानवता पर ये शर्मनाक एक तरह से दाग लगा है। इससे सभी मनुष्य मिल करके इसको दुआ करके हल करें, और सरकार पूरी इनकी आर्थिक मदद करे परिवार की। इसी से ये शर्मनाक कहानी जो है वो मनुष्यता में बदलेगी। ये कोई जांचें करा देने से, किसी को फांसी चढ़ा देने से ये इनका हल नहीं हो पाएगा मसला। इनको आर्थिक मदद करे, और जहां कहीं देश में इस बच्चे का इलाज हो सकता है वो सरकार करा कर दे, तब तो वो लोकतांत्रिक सरकार है। अन्यथा तो फिर ये मनमानी है। और ये अच्छा रहेगी। जहाँ तक नर्सिंग होमों का सवाल, नर्सिंग होमों में भी दस्तखत करा लिए जाते हैं, वकील लोग भी सादे कागज पे मुवक्किलों से साइन करा लेते हैं। ये देश में धांधागर्दी चल रही है, लेकिन मनुष्य अपनी गरज पे सब गधे को बाप करता है। और जो ये नर्सिंग होम चल रहे हैं, सरकार इस ओर ध्यान दे कि टेलीविजन के माध्यम से करे या ऑनलाइन माध्यम से करे, एक स्वास्थ्य पर ट्रेनिंग 24 घंटे चलाए देश के अंदर, और ये लोग देखें और सीखें और करें। जो पहले नहीं सीखा है वो अब सीखें, ऑनलाइन सीखें और समझें और करें, एहतियात बरतें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रख सकते हैं आप। चंद्र प्रकाश जी आवाज आ रही? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से कॉल कर सकते हैं। गौरव तिवारी बीजेपी नेता जी बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़। उससे पहले शत्रुपा जी अपनी बात को पूरा करिए आप, उसके बाद मैं गौरव जी का रुख करूंगी। देखिए यशी जी, अभी जो मेरे मन में चल रही थी बात, वो हमारे दर्शक ने लगभग कह दी। बस यही इसी बिंदु पर मेरा भी आया है कि ठीक है, बड़ी भारी घटना हुई है, जांच होगी, संबंधित व्यक्ति को दंड भी मिलेगा और आगे पुनरावृत्ति ना हो ऐसी भी कयावत होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो नवजात कन्या है, जिसको बिल्कुल तंदुरुस्त होकर इस संसार में आना था, अगर सरकार सवालों में आई है कि एक वो बच्ची जो संसार में हष्ट पुष्ट होकर आ सकती थी, अपने अधिकारों को से अपने जीवन का अधिकार सबसे बड़ा होता है, स्वस्थ जीवन का अधिकार वो अगर लेकर आ रही थी तो नहीं आ पाई, आप सवालों में आते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज सिर्फ उसी बात को अभी आगे ही बढ़ा दूं जो अभी इसके पूर्व में हमारे दर्शक ने कह दी कि इस बच्ची का पूरे नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर इस बच्ची की चिकित्सा की तो पूरी जिम्मेदारी सरकार ले
और तंदुरुस्त हो जाए, ये शुभकामनाएं मेरी हैं। उसके पूरे भविष्य की जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही चाहिए, क्योंकि बेटियों के पक्ष में सरकार नित नए आश्वासन देती है। मुझे लगता है ये बच्ची अब सरकार की बच्ची है और इस बच्ची को बेहतर सुविधाएं देकर जल्दी तंदुरुस्त किया जाए और इसके लिए इसके पूरे सुखद भविष्य की पूरे व्यवस्था सरकार करे। ये शायद एक प्रायश्चित भी होगा और आगे पुनरावृत्ति न हो। इस दिशा में तो सारे कार्य होने चाहिए, दंड भी मिलना चाहिए। शत्रुपा जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राशिद पे आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम का पोस्टमार्टम, बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम का पोस्टमार्टम और हमारे साथ गौरव तिवारी बीजेपी नेता वो भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से के न्यूज में। और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस तरीके की सुबह की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देखने को मिल रही है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है जो अभी लखनऊ से सामने आई कि यहाँ पर एक नवजात बच्ची की टांग तोड़ दी गई और जगह जगह से ऐसी खबरें आती है जहाँ पर टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। तो आखिर कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरेंगी और कैसे हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब इस पर डिस्कशन ना कर रहे हो, चीजें इतनी स्मूथली चल रही हो? हाँ नमस्कार, मेरा सबको क्षमा चाहूंगा, मैं कहीं त्रयोदशी से लौट रहा हूँ। एक्चुअली गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैं ठीक से समय नहीं दे पाया। ये जो विषय है इसके लिए तो पहले मैं आपको भी निवेदन करूंगा। मैं रोटेरियन पहले हूँ, बीजेपी में बाद में हूँ। रोटरी क्लब से विगत मैं 96 से जुड़ा हूँ। तो हम लोग तो डॉक्टरों के साथ समाज में कोरोना में भी कोई दिन ऐसा नहीं था जो हम निकले ना हो। तो हम यही चाहेंगे, डॉक्टर को भगवान के बाद हमारे यहाँ दूसरा रूप देखते हैं लोग और इन पे विश्वास करते हैं। आज कहना नहीं चाहेंगे सब नहीं, मगर कुछ डॉक्टर्स वाकई में है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पैसे से मतलब है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो केस हुआ इस बच्चे के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं और बस सरकार से और सबसे हमारा यही अनुरोध है, प्रशासन से भी, इसमें उचित कार्रवाई करें और उस बच्चे को जितना भी सरकारी उससे हो उसको सहायता प्रदान की जाए। जी ठीक है गौरव जी, इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे, काफी देर से वक्त इंतजार कर रहे थे। विजय जी माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जहां को डिप्टी सीएम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, इससे पहले भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इस तरीके की खबरें आनी बंद नहीं हो रही हैं और लापरवाही जो है वो घोर की जा रही है। नर्सिंग होम्स जैसे कि हम बात करें कि जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं उनके प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं और वहां पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे मामले भी आते हैं कि उन मरीजों को सरकारी अस्पताल में ना बुला कर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी बुलाया जाता है। तो ऐसी खबरों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऋषि जी, ऐसा है कि जो ये मेडिकल प्रोफेशन में जिस प्रकार का एक कमर्शियलाइजेशन हुआ है, उस कमर्शियलाइजेशन की पोजीशन यह है कि लोगों ने मेडिकल एथिक्स जो थे उनको भी डाउनग्रेड करना चालू कर दिया है। तो जो डॉक्टर जब एमबीबीएस या अपनी डिग्रियां कंप्लीट करके आते हैं तो वहाँ एक मेडिकल एथिक्स बताए जाते हैं कि आपको जो है अपने पेशेंट के साथ में, अब समाज के लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे उनको जो है आपको एक सिंपैथी के साथ डील करना चाहिए। तो ये जो मोरल जो लोगों का, मैं कहूँ नैतिक तौर पे वो निश्चित तौर पे, मैं सबके लिए तो बात तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे जो लोग कमर्शियली चीजों को केवल देख रहे हैं, ह्यूमन वैल्यू को डाउन कर रहे हैं और जो मेडिकल एथिक्स हैं उनको भी एक प्रकार से डाउनग्रेड कर रहे हैं, उनको भी भूल गए हैं, जो कि उनको एक शपथ दी गई थी कि आपको जो है मेडिकल प्रैक्टिस इस तरह से ही करनी चाहिए और उसमें ह्यूमन वैल्यू पहले होनी चाहिए। तो आप अगर केवल पैसा पहले देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर उन सब चीजों को पीछे छोड़ देंगे। तो अब ये कमर्शियलाइजेशन के दौर में हम तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं और लोग सरकारी व्यवस्थाओं में अगर आते हैं तो उनको उस पर विश्वास के साथ में लोगों के लिए एक सिंपैथी के साथ डील करना चाहिए और मेडिकल एथिक्स को डाउन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको लोगों के प्रति संवेदनाएं रखनी चाहिए। कारण यह है कि आप भी एक मानवीय पहलू के साथ जीवन जीते हैं, गैर मानवीय तो नहीं हो सकते आप। तो अगर आप किसी की टांग तोड़ देते हैं डिलीवरी कराने में तो जिम्मेदारी तो आपकी है। विजय जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं, वक्त की चूंकि कभी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और राशिद में बात करते हैं सिस्टम का पोस्टमार्टम।